हेलो एवरीवन। अब हमारा टॉपिक है डिजिटल डिक्टेटरशिप्स का। अब यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो अक्सर जो है वो लोगों को इस बात से खौफजदा करती है कि उनको लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले वक्तों में उनकी जो है वो क्या कहते हैं बीटेड बन के जो है वो नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो उनकी फर्माबरदारी नहीं करेगी और वो चीज़ों को अपने मुताबिक जो है ये चलाएगी बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम्स। Even in warfare, reliance on killer robots could ensure that for the first time in history, the laws of war would actually be obeyed on the battlefield. अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बात कर रहे थे कि जैसे कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि अगर हम रोबोट्स की प्रोग्रामिंग गलत कर दें तो रोबोट्स जो है वो इंसानों के जो है ना कंट्रोल में नहीं रहते। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने ये बात कही है कि इंसान को ये डर है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के हाथ में नहीं रहेगी। लेकिन उसके दूसरे एंगल से ये बात भी की है ऑथर ने कि हम देखते हैं कि जंगों में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो है जब वो जंग लड़ रहा होता है तो उसके जो अपने जाती इमोशंस होते हैं वो उसके ऊपर ओवरवेल्म हो जाते हैं और वो ज्यादा नुकसान जो है कर देता है। लेकिन अगर रोबोट्स जंग लड़ रहे होंगे और उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की होगी कि उनको लिमिट किया होगा कि उन्होंने कितने बंदों को जो है या कितना उन्होंने अटैक करना उस पे उसको जो है वो उन्होंने लिमिट किया होगा तो हम जो है वो नुकसान से बच जाएंगे और लॉज ऑफ वार जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ओबे होंगे। ऑन से अब एग्जांपल दिया है कि जी देखें कहाँ पे इंसानों ने जंग लड़ी और ज्यादा नुकसान हुआ। अब देखें मैं आप लोगों को मैं एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रही हूँ विच यू कैन इजीली कोड whenever you find any question relevant to artificial intelligence. You can see here on 16 March 1968 a company of American soldiers went berserk in the South Vietnamese village of Mile and massacred about 400 civilians. So you see that how much loss humans did when they were actually waging war against each other. अब यहाँ पे रोबोट्स कहीं भी नहीं थे। सॉरी। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर यही यही जंग अगर रोबोट्स कर रहे होते तो इतनी जो है वो हलाकतें नहीं होनी थी। Nevertheless, before we rush to develop and deploy killer robots, we need to remind ourselves that the robots always reflect and amplify the qualities of their code। यानी कि रोबोट्स का ये फायदा है कि आप उनकी किस तरह की कोडिंग कर रहे हैं। अगर तो आप उनकी कोडिंग इस तरह से कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत जो है मार धार करनी तो वो वही काम करेंगे। लेकिन अगर आप उनको लिमिटेड कर देंगे तो वो उसी हद तक ही जो है वो नुकसान करेंगे। तो ये इंसान के हाथ में है। लेकिन जब इंसान खुद कोई जंग लड़ रहा होता है तो उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और ज्यादा नुकसान हो जाता है। In July 1995, Bosnian Serb troops massacred more than 8,000 Muslim Bosniaks around the town of Srebrenica। अब ये भी आप कोट कर सकते हैं कि जी देखें कितना नुकसान हुआ था। जब ये लोगों ने जंग लड़ी, ह्यूमंस ने जब जंग लड़ी तो कितना नुकसान हुआ। अब ये एग्जांपल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ देखिए आप इसको कोट कर सकते हैं। आप इसको अपने नोट्स में कहीं भी लिख लें और बार बार देखें याद करें। कहीं भी आप जो है आपको याद आती है पेपर में कहीं भी सबकॉन्शियस में कोई भी एग्जांपल आपको याद आ जाए तो आप उसको नोट डाउन कर लें अपने आंसर में। If the USA had killed robots in the Vietnam War, the Mile massacre might have been prevented, but the war itself could have dragged on for many more years because the American government would have had fewer worries about demoralized soldiers, massive anti war demonstrations, or a movement of veteran revolts against the war. Soon, American citizens might still have objected to the war, but without the fear of being drafted. अब देखिए ये एक बड़ी एक बात की है। Being drafted themselves, the memory of personally committing atrocities or the painful loss of a dear relative, the protesters would probably have been both less numerous and less committed। अब यहाँ पर बेसिकली जो ऑथर बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक दूसरा पहलू भी आता है। हमने कहा ना कि जब ये वियतनाम वॉर हुई तो और ये इसमें जो है हम ये भी देखते हैं कि
ये जो माइला मैसेकर होता है, हम देखते हैं कि जी लोगों की डेथ काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है। तो अगर वहां पे रोबोट्स होते तो उस तरह से डेथ ना होती। लेकिन उसके एक और ड्रॉबैक ये है कि अगर रोबोट्स लड़ रहे होते जंग, तो ये भी हो सकता है कि रोबोट्स ने तो वो ना थकना है, ना उन्होंने बीमार होना है, उन्होंने कॉन्स्टेंटली लड़ती रहना। तो उसका ड्रॉबैक ये होता कि जंगें जो हैं खत्म ही ना होती, सालों साल जो हैं वो चलती रहती। और जो है, जो गवर्नमेंट्स हैं उस टाइम की, उनको कोई मसला भी ना होता। वो कहते हैं कि हाँ जी चलती रहे वार, क्योंकि उसमें कौन से उनके सोल्जर जो हैं वो मर रहे हैं, या जी वो उनका कोई बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो तो रोबोट्स कर रहे हैं। तो इसका जो है ड्रॉबैक जो है वो ये होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं। Yet, autonomous weapon systems are a catastrophe waiting to happen because too many governments tend to be ethically corrupt, if not downright evil. यानी कि जो ऑटोनमस वेपन सिस्टम है, ये जो है वो ऐसे लग रहा है, लगेगा कि जी ये तो एक कैटेस्ट्रॉफी है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट से ऊपर बैठी हैं वो कोई सही तो है नहीं। वो तो हर चीज, हर वो तो चीजों को अपने मफाद में यूज करती। तो अगर ये उनके हाथ में ये चीज आ गई रोबोट्स की फॉर्म में, तो फिर तो इस तरह जो है वो जंगें जो हैं वो खत्म ही नहीं होंगी। Yet the same big data algorithms might also empower a future big brother, so that we might end up with an Orwellian surveillance regime in which all individuals are monitored all the time. अब यहाँ पे देखिए, एक देखें इतनी अच्छी टर्म यूज हो रही है, ऑरवेलियन सर्वेलेंस रिजीम। यानी कि यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बात कर रहे हैं कि बिग डेटा एल्गोरिदम्स का एक बड़ा भाई है जो कि होगा ऑरवेलियन सर्वेलेंस रिजीम। यानी कि कॉन्स्टेंटली जो है हमें एल्गोरिदम जो है वो हमारी सर्वेलेंस कर रहे होंगे। और वो जो है हमारे लिए जो है वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं कि हर इंडिविजुअल मॉनिटर हो रहा होगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Indeed, we might end up with something that even Orwell could barely imagine, a total surveillance regime that follows not just all our external activities and utterances, but can even go under our skin to observe our inner experiences. यानी इतनी ज्यादा सर्विलेंस हो जाएगी कि ना सिर्फ हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज, बल्कि जो हमारे अंदर हो रहा है उसको भी वो जो है एल्गोरिदम्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और वो कैसे कर रहे होंगे वो पिछली वीडियो में ऑथर ने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था। Both China and Russia are constantly improving their surveillance tools, as are a number of democratic countries, ranging from the USA to my home country of Israel. यानी कि चाइना, रशिया, ये लोग जो है कॉन्स्टेंटली अपने सर्वेलेंस टूल्स को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इवन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, इसराइल, उसको वो भी यही काम कर रहा है। ऑलरेडी टुडे व्हेन एवर पैलेस्टीनियंस मेक अ फोन कॉल, post something on Facebook, or travel from one city to another, they are likely to be monitored by Israeli microphones, cameras, drones और spy software। अब आप ये चीजें देखें, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भी डाल सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कि पैलेस्टीनियंस की एक एक चीज जो है उसको, उसकी सर्वेलेंस की जा रही है बाय इसराइल। ठीक है। What Palestinians are experiencing today in the West Bank might be just a primitive preview to what billions will eventually experience all over the planet। यानी आहिस्ता आहिस्ता जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है वो ग्रेजुअली पूरी दुनिया में होगा। और वो लोग जो हैं जो जो बिग डेटा एल्गोरिदम पे के जो को जो कंट्रोल कर रहे होंगे वो पूरी दुनिया की सर्वेलेंस कर रहे होंगे। Democracy diffuses the power to process information and make decisions among many people and institutions, whereas dictatorship concentrates information and power in one place। अब यहाँ पे ऑथर ने ये बात की कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो जो प्रोसेस जो पावर होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की और या जो फैसले करने की, वो कहाँ पे करती है, या तो वो या उसका सेंटर होता है इंसान या इंस्टीट्यूशंस। जबकि जो डिक्टेटरशिप है वो इंफॉर्मेशन और पावर को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करती है। ठीक है। इंडीड इंडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट मेक centralized systems far more efficient than diffuse systems, because machine learning works better the more information it can analyze। अभी आपको पहले बताया कि जो डेमोक्रेसी है उसकी कंसंट्रेशन होती है कहाँ पे, पीपल पे और इंस्टीट्यूशंस में। और डिक्टेटरशिप भी कहाँ पे होती है, कि वो उसका उसका फोकस होता है कि इंफॉर्मेशन एंड पावर जो है वो एक जगह पे हो। तो हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी हद तक जो सिमिलैरिटी है इस कॉन्टेक्स्ट में डिक्टेटरशिप से मिलती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम को ज्यादा
एफिशिएंट बनाती है एज कंपेयर टू द डिफ्यूज सिस्टम, जिसको डेमोक्रेसी फॉलो करता है, डेमोक्रेसी फॉलो करती है, ठीक है। और आपको पता है कि मशीन लर्निंग जो है वो जितने अच्छे तरीके से वो काम करेगी उतनी ज्यादा उसका एनालिसिस अच्छा होगा, तो इसलिए वो सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, जो कि डिक्टेटरशिप से मिलता है। As algorithms come to know us so well, authoritarian governments again could gain absolute control over their citizens, even more so than in Nazi Germany, and resistance to such regimes might be utterly impossible. अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि जो ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट्स होंगी ना, वो एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए हमारे ऊपर इतनी एब्सोल्यूट पावर हासिल कर लेंगी, जितना कि जो कि नाजी जर्मनी के दौर में भी जो है ना वो इतनी जो है एब्सोल्यूट कंट्रोल उसका भी नहीं था, हिटलर का, ठीक है जी। लुइस 14 was a centralizing autocrat, but he did not have the technology to build a modern totalitarian state. ये एक माजी एग्जांपल दी है कि लुइस 14 था, उसका एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेट था, लेकिन उसके पास जो है उसके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एक मॉडर्न टोटलिटेरियन स्टेट क्रिएट कर सकता। तो विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ तक जो है इसका कंट्रोल हमारे ऊपर जाएगा, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा इसका अ, हम पे, ठीक है, कि हम जो है हर चीज हमारी जो है वो ये सर्वेलेंस, हमारी हर एक्टिविटी की सर्वेलेंस की जा रही होगी। और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसी मकसद के लिए यूज कर रहे होंगे, और वो इस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे कर रहे होंगे कि हाँ सिर्फ उन जो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की को ही हम लाइक करें। इस तरह के एल्गोरिदम्स वो हमें शो करवा रहे होंगे हमारे रोजमर्रा की चीजों में, जैसे हम हमारी हमारी रिलायंस ऑन जो है सोशल मीडिया एप्स बहुत ज्यादा है, तो उसके थ्रू थ्रू एल्गोरिदम्स हम हमारी जो चीज जो सोचने की है, जो हमारी डिजायर है कि हम जो है सिर्फ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की चीजों को पसंद करें और हम किसी भी चीज को पसंद ना करें, तो इस तरीके से हमारे माइंड माइंड जो है वो माइंड्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, ठीक है। Even if democracy manages to adopt and survive, people might become the victims of new kinds of oppression and discrimination. अब ये एक थोड़ी सी अलग बात हो गई है, इसमें ऑथर ने ये बात कही है कि अगर फर्ज करें डेमोक्रेसी जो है वो मैनेज कर जाती है, कि जी वो सरवाइव कर जाती है, तो क्या होगा कि लोग जो है वो एक ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन की जो नई तरह की जो एग्जाम है उसको फेस करेंगे। और वो कैसे होगा? इंस्टेड ऑफ जस्ट कलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन द 21st century, we might face a growing problem of individual discrimination. अच्छा, यहाँ पे बैक एंड पे ऑथर ने ये एग्जांपल दी हुई है बुक में कि ये होगा कि फर्ज करें जैसे कि आप कहीं अपनी सीवी देते हैं, या आप कहीं अपना लोन जो है वो बैंक अपनी एप्लीकेशन आप जो है डालते हैं और बैंक को कहते हैं कि जी आपको वो लोन दे, तो वो क्या है कि वो कोई आगे बंदा तो वो डील कर नहीं रहा होगा, आपकी एप्लीकेशन आगे होंगी एल्गोरिदम्स इन फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कोई खास पैरामीटर नहीं होगा, वो बस आपको रिजेक्ट कर देगा जी, बस हमने आपकी सारा पिछला डेटा देखते हुए, कोई फेसबुक का डेटा हो सकता है कुछ भी, ठीक है, उसके पास तो सारा इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा एल्गोरिदम। तो उसकी मर्जी कि वो आपको रिजेक्ट कर दे किसी भी बात पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि एक जमाना था कि जी जब लोग कोई आपको आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाता था, तो लोग जो हैं दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन अगर एक एल्गोरिदम आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो आप एल्गोरिदम के अगेंस्ट हो किसके साथ मिलकर आप रिजेक्ट करेंगे? एल्गोरिदम के अगेंस्ट आप कैसे रिजेक्ट करेंगे? ठीक है। तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जर्मिनेट करेगी। और जो है इसका इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं लोगों को मिल रहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर क्या किया जाएगा। However, the decisions taken by the chancellor and the CEO will be shared by the AI। इवन जो हैं अब ये नहीं होगा कि चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई चांसलर है या किसी कंपनी के जो सीईओ हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लग जाएगी, लेकिन जो इंसान चांसलर बनेगा या जो इंसान सीईओ बनेगा वो भी अपने फैसले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही कर रहा होगा,
ठीक है। आपने अक्सर देखा है कि हम अभी भी इवन रन टाइम पे भी हम अक्सर चीजें चैट जीपीटी पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें और हम फौरन से उस चीजों को अडॉप्ट करते हैं। जो हमें वो मशवरा दे रहा होता है हम उस पर फौरन जो ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो इतनी ज्यादा रिलायंस होती है और कहीं ना कहीं हमारी जो है वो मैनिपुलेशन भी हो रही होती है माइंड की। इसी तरीके से जो भी लोग चांसलर बनेंगे, जो भी लोग सीईओ बनेंगे, वो भी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ले रहे होंगे in decision making. To take an analogous example, today politicians all over the world can choose between several different economic policies, but in almost all cases, the various policies on offer reflect a capitalist outlook on economies. अच्छा, अब अभी करंट दौर में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी सियासतदान हैं वो जो हैं डिफरेंट किस्म की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो उसको चूज करते हैं, और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेंटर जो है वो कैपिटलिज्म होता है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये जितने भी इकोनॉमी से रेलेवेंट जो भी लोग बैठे होते हैं गवर्नमेंट में, वो उनको उनकी जिस तरह के उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जिस तरह के वो सजेशंस देते हैं, उसकी बेस पे एक पॉलिटिशियन फैसला कर रहा होता है। वो अकेला तो नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन अब ये होगा कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिशियन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो है वो फैसले कर रहे होंगे और दुनिया को चला रहे होंगे। तो आप देख लें कि कितने बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रूल अस। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स बोरिंग लग रहे हैं तो लेट मी टेल यू गाइस के सीएसएस की तैयारी तो ऐसी ही होती है। और इसमें मैं आप लोगों को बेस्ट किस्म के एग्जांपल्स पर इजी फॉर्म में मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, और बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इसमें से जो काम की बातें हैं वो आप नोट करें ताकि आप जो हैं उसको एक्सपेंड कर सकें पेपर में। जरूरी नहीं कि आप ये सब कुछ नोट करें, जस्ट वन लाइन फ्रॉम ईच पैराग्राफ वुड ऑल्सो बी सफिशिएंट, या कोई एग्जाम्पल है आप उसको कोट कर लें और उसको डिफरेंट जगहों पे आपने जो है ना फिर आगे जाके यूज करना है। तो ये मकसद है कि आपने मुझे सुना हो, आपके माइंड में जो सेंटेंस आपने लिखा हो अपने नोट्स में बैकएंड में आपने मुझे सुना होगा, तो आपको पता होगा कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इसको कैसे एक्सपेंड करना है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन की बजाय आपने बस इस तरह के नोट्स बनाने हैं कि आपको आपने जो जो लिखा हो वो आपको याद आ जाए कि इसमें ये बात है और ये मैं इसको ऐसे यहाँ पे कोड कर सकता हूँ। और एक दिन में आपको नहीं पता चलेगा, अभी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें पता चलना शुरू होंगी कि आपने जो है वो कैसे ये आर्गुमेंट्स को लिखना है पेपर में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।